फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द फन दे हैड चैप्टर 1 एक्सरसाइज क्लास 9th। इसमें हम सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। ठीक है, आपको फोकस करना है वीडियो पर और वीडियो को आखिर तक देखना है, पूरा देखना है, जिससे कि आप पूरी एक्सरसाइज को ईजिली समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ, दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको द फन दे हैड के सभी क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आ जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, अच्छी तरह से वीडियो को समझ लेना है। और मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को आपको ज़रूर लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो जो आपने टेक्स्ट पढ़ लिया है, मैंने पहली वीडियो में आपको पूरे चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया है, अच्छी तरह से आपको समझाया है। तो इस वाली वीडियो में आपको थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के बारे में सोचते हुए, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचते हुए आपको सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप पहली वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और इस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, उन सभी के आंसर आप बड़ी ईजी वे में लिख सकते हैं, ईजिली आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन 1 जो टेक्स्ट के बारे में है। अब आप उसको समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर किस प्रकार से आपको देना है। तो आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। एक दो सेंटेंस में आपको इनके आंसर लिखने हैं। हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी। देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो मैंने फोकस कराया था कि मार्गी कितने साल की है और टॉमी कितने साल का है, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोनों की एज के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम होगा अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गी इज़ 11, ओके, एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए, जो कुछ शब्दों में या एक दो सेंटेंस में आपको आंसर लिखने हैं, तो वो इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है ना, फ्यू वर्ड्स में। तो आप समझ लीजिए कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की एज पूछी जा रही है, तो आप इजीली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट में भी लिखा हुआ था भाई, मार्गी छोटी थी और टॉमी बड़ा था, ठीक है ना। तो हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, तो आंसर हो जाएगा मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो ये समझ में आ गया कि मार्गी जो है वो 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। तो टेक्स्ट को पढ़कर आपको ये क्वेश्चन बड़ी इजीली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको फोकस करना है, बस रिमाइंड करना है टेक्स्ट को, उसके बारे में सोचना है कि उसमें क्या आपको बताया गया था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसका आंसर देने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको टेंस पर भी फोकस करना है कि क्वेश्चन आपका पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया, तो आंसर भी आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखना है, ठीक है ना। डिड को आपको यहाँ से रिमूव करते हुए वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। तो राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट, जैसा कि अब आप आंसर में देखेंगे, उसको भी आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, तो आपको लिखना है मार्गी रोट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। देखिए, मार्गी ने लिखा टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, ठीक है। टॉमी कौन था, मार्गी का भाई था ना, तो उसको क्या मिला था, एक वास्तविक किताब, यानी एक रियल बुक मिली थी। तो इस चीज़ को मेंशन किया था मार्गी ने अपनी डायरी में, और उसने डेट भी डाली थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कोई किताब देखी थी। देखिए, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या उसने पहले कोई किताब देखी थी। तो क्या वास्तविक किताब उसने कभी देखी थी। यहाँ पर टेली बुक की बात नहीं की जा रही है, बल्कि बात की जा रही है उससे पहले कोई वास्तविक किताब, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको आंसर अपने आप ही मालूम है कि उसने पहले कभी कोई किताब देखी नहीं थी, ठीक है ना। तो आंसर इस प्रकार से लिखना है, नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर।
नो माने नहीं, फिर कोमा लगा दीजिए। मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, मार्गी ने पहले कोई किताब नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। व्हाट थिंग्स माने क्या चीज़ें, अबाउट द बुक, बुक के बारे में, डिड सी फाइंड स्ट्रेंज उसको अजीब लगी, यानी किताब के बारे में कौन सी वो चीज़ें थी जो उसको अजीब लगी। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया, मैं समझता हूँ प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। एक तो उसमें बताया गया था कि पेज जो है उसके येलो थे और वो क्रिंकली थे या रिंकल्ड थे, समझ में आया। तो आंसर लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट डाल के, द पेज वर येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, किताब के जो पन्ने थे वो पीले रंग के थे और मुड़े हुए थे। ठीक है ना, क्रिंकली भी आप लिख सकते हैं, रिंकल्ड के स्थान पर आप क्रिंकली भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं आपकी बुक में लाइनें बनी होती हैं और उन पर जो है मुड़े तुड़े अक्षर लिखे रहते हैं, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस पे हम दूसरी चीज पे फोकस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट को देखिए, द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल। समझ में आया, स्टिल माने स्थिर, यानी वहीं पर रुके हुए। ये तो क्लियर हो गया वर्ड आपको, द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल। ठीक है, जो शब्द लिखे हुए थे वो स्थिर थे, यानी अपनी ही जगह पर रहते थे। जैसे आपने देखा है कि कंप्यूटर या टेलीविज़न की स्क्रीन पर शब्द चलते रहते हैं, तो बुक पर लिखे हुए शब्द ऐसे नहीं चलते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ये भी किताब के बारे में एक अजीब बात थी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसका पॉइंट नंबर 3 इसको स्टडी करेंगे। व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर द सेम वर्ड्स वर देयर। ठीक है, इस पे फोकस कर लीजिए। इसमें क्या कहा गया था भाई, जब उन्होंने पन्नों को वापस पलटा था तो उन्होंने देखा था कि वो शब्द फिर से वही लिखे हुए थे। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन 5 की ओर चलना है। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। आपको क्या लगता है टेलीबुक क्या होती है। ठीक है, आपको बताना है कि टेलीबुक क्या होती है। ठीक है, टेलीबुक के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि कंप्यूटर या टीवी पर, टेलीविज़न पर जो बुक होती है, पूरा चैप्टर जो डिस्प्ले होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेली बुक कहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है, आई थिंक दैट टेली बुक्स आर डिस्प्लेड ऑन द टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। जो टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होती हैं उनको हम टेली बुक कहते हैं। समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। और अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया है तो उसके आंसर लिखने में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब क्लियर हो गया टेली बुक क्या होती है, जो कंप्यूटर या टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो डिस्प्ले होती है, ठीक है ना, उसको हम टेली बुक कहते हैं। ओके, अब आपको टेली बुक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको एज इट इज़ ही लिखना है ये। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो थोड़ा सा लंबा बना रहा हूँ क्योंकि ये 9th क्लास का पहला ही चैप्टर है। तो किस प्रकार से इसके आंसर आपको क्वेश्चन के लिखने हैं, जिससे कि आप समझ भी सकें कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या प्रश्न है और क्या उसका आंसर है। नंबर 6, वेयर वाज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था। ठीक है ना, इस चीज़ पर आपको फोकस करना है कि मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई सहपाठी थे। क्लासमेट्स माने सहपाठी। ठीक है, एक तो आपको ध्यान से ये सोचना है कि मार्गी का स्कूल कहाँ पर था। ठीक है, और फिर क्या उसके साथ में कोई और भी पढ़ता था या वो अकेली पढ़ती थी, तो ये आपको रिकॉल करना है। जैसे आप रिकॉल करेंगे अपने माइंड में पूरे टेक्स्ट को या आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था, तो आंसर इस तरह से होगा, मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ठीक है, उसका जो बेडरूम था उसके ठीक सामने की ओर जो है बगल में, उसके ठीक बगल में उसका जो बेडरूम था, उसकी ठीक बगल में उसका स्कूल था। ठीक है, तो मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। ये भी आपको पता है कि वो कंप्यूटर पर अकेली पढ़ती थी, उसका कोई वहाँ पर दूसरा क्लासमेट नहीं था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन से सब्जेक्ट थे जिनको मार्गी और टॉमी पढ़ते थे या सीखते थे। तो आंसर है, मार्गी एंड टॉमी लर्नड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 3 ही सब्जेक्ट उसमें बताए हैं। एक तो ज्योग्राफी आया था, भूगोल, दूसरा हिस्ट्री
जो पूरा ब्लैंक हो गया था टॉमी का, एंड मैथमेटिक्स जो वो फ्रैक्शंस का जोड़ सीखती है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के जोड़ को सीखती है, तो यही थे वो। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। ठीक है ना, रेफरेंस टू द स्टोरी, जो कहानी है उसके रेफरेंस पर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो किस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं इनको समझ लीजिए। आई वुडंट थ्रो इट अवे, ठीक है, मैं इसको फेंकूंगी नहीं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, या मैं इसको फेंकूंगा नहीं। तो ये किसने कहा, किससे कहा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे, मैं इसको फेंकूंगी नहीं, ये शब्द किसने कहे थे, हु सेज दीज वर्ड्स। तो इस पे आपको ध्यान होगा कि ये शब्द किसने कहे थे, मार्गी ने। तो आंसर इस तरह से लिखना है, मार्गी सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द मार्गी ने कहे थे। समझ में आ गया। ठीक है ना। अभी इसी पे सेकंड है, व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ इट किसके संदर्भ में है, मतलब क्या है, इट किसके बारे में आया है। ठीक है ना। व्हाट डज इट रेफर टू का मतलब है यहाँ पर इट किस चीज़ के संदर्भ में है या इट किसके बारे में आया है। तो इस पे आपको समझकर आंसर लिखना है कि इट किसके बारे में है। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बुक के बारे में की जा रही है। तो हम समझ गए होंगे। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, इट रेफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। ठीक है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, इस इट की बात हो रही है इसमें। ये इट क्या है, तो इट क्या है, इट रेफर्स टू द रियल बुक, जो वास्तविक किताब मिली थी, दैट टॉमी फाउंड, जो वास्तविक किताब टॉमी को मिली थी, इट उसके संदर्भ में है। ठीक है। अब ऊपर वो जो दिया है ना, आई वुडंट थ्रो इट अवे, वहाँ पर जो इट आया है ये उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। थर्ड चीज़ है, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, जो यहाँ पर वक्ता है उसके द्वारा इट को किससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी उसकी तुलना किससे की जा रही है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। अगर प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आंसर भी इजीली दे सकते हैं। इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद टेली बुक्स बाय द स्पीकर, तो वास्तविक किताब की तुलना किससे की जा रही है, वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा। किससे की जा रही है, टेली बुक से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो देखिए, श्योर माने निश्चित, दे हैड अ टीचर, उनका एक अध्यापक था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यह नियमित अध्यापक, मतलब जैसा रेगुलर टीचर होता है आजकल आपके विद्यालय में जो टीचर हैं वो वैसा नहीं था, उससे अलग था ना। इट वॉज अ मैन, इट वॉज अ मैन, यह भी एक आदमी होता था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु डज दे रेफर टू। यहाँ पर दे शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है, दे हैड टीचर, तो किनका था टीचर। तो आंसर इस प्रकार से आप पहले तो आप इसी को समझ लीजिए कि दे यहाँ किसके लिए आया है, दे हैड टीचर, उनका एक अध्यापक था, किनका था। ठीक है, किनका एक अध्यापक था, यहाँ पर किनकी बात की जा रही है, तो जो बच्चे शताब्दी पहले पढ़ते थे यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, दे रेफर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ सेंचुरीज अगो। सेंचुरीज माने शताब्दी, जो 100 वर्ष का समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे उन बच्चों के लिए यूज़ किया जा रहा है जो शताब्दियों पहले पढ़ते थे। ठीक है ना। तो आंसर लिखेंगे, दे रेफर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ सेंचुरीज अगो। फिर सेकंड है इसका, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ पर रेगुलर शब्द का क्या अर्थ है, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो पूछा गया ना। तो यहाँ लिखेंगे रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर। तो जैसा उनका मैकेनिकल टीचर है, रेगुलर उनके घर में ही रहता है, वो वहीं पर रखा रहता है, तो उसका मतलब है रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर। थर्ड देखेंगे, व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ। ठीक है, यहाँ पर किसके साथ विरोधाभास किया गया है। ठीक है, ये जो आया ना इट वाज ए मैन, तो इसकी तुलना किससे की गई है ये समझ लीजिए। दोनों में क्या विरोधाभास है, दोनों में मतलब क्या चीज़ें अलग अलग हैं। तो व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, प्रश्न समझ में आ गया। आंसर देखिए, ह्यूमन टीचर इज कंट्रास्टेड विद मैकेनिकल टीचर। ठीक है ना। तो ह्यूमन टीचर और यहाँ पर मैकेनिकल टीचर के बीच विरोधाभास की बात की गई है, दोनों अलग अलग हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसका आंसर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। ये वाले बहुत पूछे जाते हैं, जिनके आंसर 30 शब्दों में लिखने होते हैं।
तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ लें और अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है, फर्स्ट हम इसमें ले रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, किस तरह के अध्यापक थे मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी के। ठीक है, व्हाट काइंड माने किस प्रकार के ऑफ टीचर्स अध्यापक थे, डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, यानी मार्गी और टॉमी के अध्यापक किस प्रकार के थे। ठीक है ना, प्रश्न को समझ गए आप। तो आंसर इसका देखिए, इस तरह से लिखेंगे, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। उनके तो मशीनों वाले अध्यापक थे ना, यांत्रिक अध्यापक, यानी कंप्यूटर उनका अध्यापक था। ठीक है, समझ में आ गया। दे हैड बिग स्क्रीन ऑन विच, देखिए दे हैड बिग स्क्रीन, उनकी स्क्रीन बड़ी बड़ी थी, ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे पाठ दिखाई पड़ते थे। ओके, इतना समझ में आ गया, कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारे पाठ दिखाई पड़ते थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। दे वर नॉट ह्यूमन, वो आदमी नहीं थे, व्यक्ति नहीं थे। मशीनी अध्यापक व्यक्ति तो हो नहीं सकता, तो कंप्यूटर था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, मतलब जो इंजीनियर था कंप्यूटर को रिपेयर करने वाला, उसको हम क्या कह सकते हैं, काउंटी इंस्पेक्टर। तो आंसर होगा, मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, बिकॉज, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड सम प्रॉब्लम ऑन इट, क्योंकि मशीनी अध्यापक में कुछ समस्या आ गई थी। ठीक है ना, वो क्या कर रहा था आपको पता है, बता देते हैं आपको इस क्वेश्चन में, आंसर में आगे। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि वो ज्योग्राफी में उसको एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बद से बदतर कर रही थी, यानी उसका रिजल्ट जो है खराब से खराब जा रहा था। तो क्यों जा रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, उसमें कोई समस्या आ गई थी, तो वो क्या कर रहा था कि ज्योग्राफी में उसको बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा था और वो उनको समझ नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो आंसर नहीं लिख पा रही थी, इसलिए उसका रिजल्ट जो है खराब हो रहा था। ठीक है, इसके बाद आगे, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। उसने माने किसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने। समझ में आ गया, यहाँ पर ही किसके लिए आया है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर ही आया है। तो उसने क्या किया, अब इसका आंसर देख लीजिए। He took the mechanical teacher apart from her and fixed it. वह उससे एक तरफ ले गया मैकेनिकल टीचर को और उसने उसकी समस्या को दूर कर दिया। फिक्स्ड इट का मतलब है समस्या को सॉल्व कर दिया। ठीक है, He slowed down the mechanical teacher's speed. उसने यांत्रिक अध्यापक की गति को कम कर दिया। Up to an average 10-year level. कहाँ तक, 10 वर्ष के औसत लेवल पर, स्तर पर उसने उसको सेट कर दिया। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्गी भूगोल में खराब रिजल्ट क्यों दे रही थी। ठीक है ना, ये प्रश्न समझ में आया। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो प्रश्न को समझ लीजिए कि मार्गी क्या खराब कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी किस प्रकार से इसमें हेल्प की। तो अगर आपने उसको पढ़ा है चैप्टर को, नहीं पढ़ा है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जो वीडियो मैंने चैप्टर के बारे में डिटेल से बनाई हुई है। तो आंसर इस प्रकार से लिखना है, मार्गी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्गी भूगोल में खराब रिजल्ट दे रही थी क्योंकि, बिकॉज। ठीक है, द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, क्योंकि जो जियोग्राफी वाला सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज चल रहा था। समझ में आ गया। तो वो अगर वो कक्षा 6 में पढ़ रही है लेकिन वो सवाल कक्षा 7 या 8 के पूछ रहा है तो बच्ची के लिए मुश्किल तो होनी ही थी। क्लियर हो गया। ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। उसने मैकेनिकल टीचर की स्पीड को 10 वर्ष के स्तर पर सेट कर दिया। यही तो किया था उसने, इसी प्रकार से तो उसने उसकी मदद की थी। ठीक है ना, किसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने। समझ में आ गया। जो इंजीनियर कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए बुलाया गया था तो वो समझ गया कि भाई ये ज़्यादा तेज चल रहा है और ये बच्ची छोटी है, तो ये इसके बौद्धिक स्तर से ऊपर के सवाल पूछ रहा है, इसलिए ये इसका जवाब नहीं दे पा रही है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हो गया था। ठीक है,
तो आपको याद है कि उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह वो हो गया था ब्लैंक। तो आंसर है टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ। टॉमी के अध्यापक को एक बार लगभग 1 महीने के लिए वहाँ से ले जाया गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो था उसका इतिहास का जो भाग था हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, पूर्ण रूप से खाली हो गया था। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। वैसे तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने अगर पूरे चैप्टर की वीडियो को देखा है तो आपको आंसर लिखने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? मार्गी के नियमित दिन और घंटे थे स्कूल के लिए? इफ सो, यदि हाँ, ठीक है, वाई, तो क्यों थे? ठीक है। क्या मार्गी के नियमित घंटे थे और दिन थे पढ़ाई करने के स्कूल के? ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया? तो आंसर लिखेंगे यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी के नियमित दिन और घंटे होते थे स्कूल के लिए। ठीक है। वहाँ शनिवार रविवार को स्कूल चलता नहीं था। बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट, क्योंकि उसकी माँ को विश्वास था कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। छोटी लड़कियां बेहतर सीखती हैं यदि वो नियमित घंटे सीखें तो। ठीक है। यदि आप 6 घंटे सीखते हैं तो आपको फिर 6 घंटे तक अगर आप नियमित सीखते रहें तो आप ज़्यादा सीख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने जमाने के स्कूलों का वर्णन किस प्रकार से किया है? ठीक है। डिस्क्राइब करना मतलब वर्णन करना। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसने वर्णन किया है। तो उसने बताया था दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष इमारत होती थी। ठीक है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग का मतलब है विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी, और सभी बच्चे वहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते थे। ठीक है। ये समझ में आ गया? दे लाफ्ड एंड साउटेड इन द स्कूल यार्ड, वे स्कूल के आंगन में हंसते थे और चिल्लाते थे। ठीक है। जैसा आप आजकल करते ही हैं, इन्हीं स्कूलों की तो बात की जा रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? उसने पुराने अध्यापकों का वर्णन किस प्रकार से किया है? यानी पुराने समय के अध्यापक किस प्रकार के होते थे, तो उनका वर्णन किस प्रकार से किया है? और चैप्टर में भी आपने देखा था, उसने बताया था कि भाई वो लोग जो है व्यक्ति होते थे। यानी टॉमी सेड दैट, टॉमी ने कहा कि दे वर ह्यूमन, वे व्यक्ति होते थे। ठीक है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। ठीक है। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, और वो जो टीचर होते थे, जो व्यक्ति होता था, वो बच्चों को गृह कार्य देता था। ठीक है ना। यही तो होता था। चैप्टर को आपने पढ़ाई है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनको आपको समझ लेना है और इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 100 to 150 वर्ड्स में आपको इनके आंसर लिखने होते हैं। ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस को भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिख लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स? जो यांत्रिक अध्यापक था, मशीनी अध्यापक था, उसके मेन फीचर्स क्या थे? ठीक है। एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, और जो कक्षा कक्ष है मार्गी और टॉमी का इस कहानी में, उसके मेन फीचर्स क्या थे? ठीक है। तो इसका ये हमारा जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा और आपको आंसर भी इस प्रकार से लिखना है। द मैकेनिकल टीचर्स हैव बिग ब्लैक स्क्रीन ऑन विच लेसन्स आर डिस्प्लेड। जो यांत्रिक अध्यापक होता था उसकी काली सी बड़ी सी स्क्रीन होती थी जिस पर सारे लेसन दिखाई देते थे। एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और वही प्रश्न पूछता था। द स्टूडेंट्स नीड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन अ स्लॉट। जो विद्यार्थी है उनको आवश्यकता होती थी कि वो अपने गृह कार्य और टेस्ट पेपर को एक स्लॉट के अंदर रखते थे। ठीक है। जैसे मार्गी करती थी, मार्गी को इससे बहुत घृणा भी थी, ये भी आपको याद होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। द स्टूडेंट्स राइट आंसर इन पंच कोड।
देखिए सबसे बड़ी खासियत ये थी कि स्टूडेंट्स जो है आंसर को पंच कोड में लिखते थे, ठीक है ना। और ये वो पंच कोड थे जिसको उसने 6 वर्ष की आयु में सीख लिया था, है ना। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द रिजल्ट राइट अवे, और मैकेनिकल टीचर जो है वो एकदम तुरंत ही उनके रिजल्ट को भी, परीक्षा परिणाम को भी कैलकुलेट कर लेता था, ठीक है। आगे देखते हैं। द स्कूल्स आर देयर इन द होम्स, तो उनके स्कूल कहाँ थे, उनके घर में ही थे, क्योंकि उनका कंप्यूटर तो उनके घर पर ही रहता था। मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का स्कूल ठीक उसके बिस्तर वाले कक्ष के बगल में था। द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव क्लासमेट्स, विद्यार्थियों के कोई भी सहपाठी नहीं होते थे, ठीक है ना। दे स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक अर्थमेटिक, हिस्ट्री, जियोग्राफी, और वो किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते थे, जैसे बीजगणित, हिस्ट्री, इतिहास, और जियोग्राफी, भूगोल। ओके, सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल से घृणा क्यों थी। व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उन्हें क्यों लगता था कि ये पुराने जमाने के स्कूल अजीब थे, ठीक है ना। या उनमें क्यों ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसमें मजाक क्यों होता था, तो ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है। आंसर, मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज सी हैड ए मैकेनिकल टीचर, मार्गी को इसलिए स्कूल से घृणा थी क्योंकि उसके पास एक मशीनी अध्यापक था। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, वो उसको लगातार जियोग्राफी में टेस्ट दे रहा था। एंड सी वाज परफॉर्मिंग बैडली, और उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बैड आ रहा था, ठीक है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और मार्गी को सबसे ज़्यादा घृणा थी उस स्लॉट से जहाँ पर उसको गृह कार्य और टेस्ट पेपर रखने होते थे। तो ये क्लियर हो गया कि मार्गी को स्कूल से हेट क्यों थी। ये वाला क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। आधे क्वेश्चन का आंसर हमने इसमें इस प्रकार से दे दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसको लगता था कि पुराने स्कूलों में मज़ा आता होगा, बिकॉज क्योंकि, ठीक है। द स्टूडेंट्स यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, एक तो विद्यार्थी एक साथ कक्षा कक्ष में बैठते थे, ठीक है। दे इंजॉयड लाफ्ड एंड साउटेड इन द स्कूल यार्ड, वे मज़ा लेते थे हंसने का, चिल्लाने का स्कूल के आंगन में, जैसा कि आजकल आप करते ही हैं, ठीक है। इसके बाद आगे, चिल्ड्रन नीडेड कंपनी टू इन्हांस देयर स्किल्स, बच्चों को जो है साथ मिल जाता था अपने कौशलों का विकास करने का, क्योंकि वो एक दूसरे से हेल्प ले सकते थे, ठीक है। इफ़ दे आर आइसोलेटेड दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, यदि बच्चे अकेले पड़ जाएं तो वो निराश हो जाते हैं, ठीक है, और परेशान हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मार्गी क्यों सोचती थी कि पुराने ज़माने के स्कूलों में मज़ा आता था। क्वेश्चन थर्ड, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं विद मार्गी से, दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन, कि आजकल के स्कूलों में ज़्यादा मज़ा आता है, देन द स्कूल इन द स्टोरी, जो स्कूल स्टोरी में बताए गए हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो अपने आंसर के लिए आपको कारण भी लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। आंसर देखिए इस प्रकार से होगा, यस आई एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी, जो स्टोरी में स्कूल है, वो कंप्यूटर वाला जो स्कूल है, उसकी तुलना में आज के जो स्कूल हैं इनमें ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। मैं एग्री हूँ, तो क्यों हूँ इसके अब रीज़न भी लिखने हैं। तो देखिए, इन द स्टोरी, कहानी में, द स्कूल्स आर इन द स्टूडेंट्स होम्स, एक तो स्कूल विद्यार्थियों के घर में ही है, ये एक कारण है इसका। दिस स्कूल हैज़ नथिंग बट ए मैकेनिकल टीचर, इस स्कूल में एक यांत्रिक अध्यापक के सिवा कुछ नहीं है, मशीनी अध्यापक के अलावा कुछ नहीं है। विद नो इमोशंस, ना तो उसके पास भावनाएं हैं, एंड सेंटिमेंट्स, कोई भाव नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड, ना ही उसके अंदर ये योग्यता है कि वो किसी बच्चे के मनोविज्ञान को समझ सके, या मनोविज्ञान को समझ के वो बच्चे का एनालिसिस कर सके या इवैल्यूएशन कर सके। तो यांत्रिक अध्यापक तो केवल आपके पंच कोड में सही और गलत क्वेश्चंस को ही देखेगा, बाकी आपके किसी टैलेंट को वो नहीं पहचान सकता, उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती। और बट टुडेज स्कूल वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, देखिए आजकल के स्कूल जो है वो किसी भी बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं। दे लर्न द सेम थिंग, बच्चे सभी जो है एक साथ एक जैसी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स,
जो वास्तविक मनुष्य होते हैं वही वहाँ पर अध्यापक होते हैं। ओके, दे लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स इन सोसाइटी एंड द स्ट्रेंजर्स, क्योंकि अध्यापक जानते हैं कि बच्चे को समाज और अजनबियों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरह से आज के अध्यापक समझते हैं, जबकि कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं समझेगा। ठीक है ना, ये भी समझ में आ गया। आगे, द स्टूडेंट्स सिट एंड लर्न टुगेदर। ठीक है, बच्चे जो है एक साथ बैठते हैं और एक साथ ही वहाँ पर सीखते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ओके, इट क्रिएट्स लव एंड डेवलप। देखिए, एक तो ये लव क्रिएट करते हैं, प्रेम स्नेह क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो स्कूल हैं सारे बच्चों के साथ, एंड डेवलप हेल्पफुल बिहेवियर इन स्टूडेंट। देखिए, और दूसरे ये जो है एक दूसरे की मदद करने के व्यवहार को विद्यार्थियों में डेवलप कर देते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे की मदद करने का जो व्यवहार होता है उसको भी ये डेवलप कर देते हैं। ठीक है, दीज एक्टिविटीज़ हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू ओवरकम ऑफ डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये गतिविधियां हैं, ये मददगार साबित होती हैं विद्यार्थियों में कि वो अपने डिप्रेशन और अपने लोनलीनेस पर जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।